प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल ओशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का काफ़ी शानदार क्लास रहेगा, काफ़ी अच्छा क्लास रहेगा जिसको आपका बेसब्री से इंतजार था। और जैसा कि मेंसुरेशन शुरू हो चुका था और मेंसुरेशन में मैंने आपको बताया था आज का टॉपिक है त्रिभुज। प्यारे बच्चों, हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे, इतना सब कुछ बताएंगे जो कभी आप जानते ही नहीं। मतलब नया मिलेगा, ये तो हमारे एकदम दावे के साथ कहते हैं आपको कुछ नया मिलेगा। और त्रिभुज में हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे आप देखते चलिए। त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है। जिनको नहीं पता नोट कर लीजिए, त्रिभुज सबसे छोटा क्या होता है? बहुभुज होता है, सबसे छोटा बहुभुज होता है। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया गया है बहुभुज, और बहुभुज में मैंने बताया है बहुभुज क्या होता है। आपको बताया गया जिसमें बहुत सी भुजाएं हो, कितनी भुजा हो? कम से कम 3 भुजा हो, अधिक से अधिक बहुत भुजा हो। इतनी सारी चीज़ों को आप जानते हैं। दूसरी बात क्या होता है? अंतःकोणों का योग। अगर हम किसकी बात करें, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगला करें बाह्य कोण का योग। बाह्य कोण का योग 360 होता है। जैसा कि आपको बताया गया, किसी प्रकार का कोई भी बहुभुज हो, किसी प्रकार का कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोण का योग हमेशा 360 ही होता है। इतनी बातें आप अच्छे से समझ गए। चलो अब हम आगे देखते हैं कि त्रिभुज में इतनी बात आप समझ गए। अगला है त्रिभुज के प्रकार। हम बताएंगे त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। आगे मिलेगा। सबसे पहले अगली पॉइंट देखिए, त्रिभुज में जो त्रिभुज का ये जो दोनों कोण होता है, क्या होता है? ये वाला जो दोनों कोण होता है, अगर इसका नाम अल्फा लिखें, बीटा लिखें, तो इसके योग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज के अंतः कोण जो दिए गए हैं, त्रिभुज के ये दोनों अंतः कोणों का योग इसके बाह्य वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे इस पे प्रश्न अक्सर बनता कैसे है, जैसे मैंने दे दिया 60, 40 और उसके बाद 60, 40 दे दिया और इस वाले का मान पूछ लिया। तुरंत आप क्या बताओगे कि जब ये 60, 40 है तो ये कितना होगा? तो अपने आप में 100 हो जाएगा। जैसे इसको 100 दे दिया और इसको 30 अंश दे दिया, ये 100 हो गया, ये 30 हो गया। और आपसे ये वाला कोण पूछ लिया, कौन? कोण ABC। तो ये वाला कोण पूछ लिया, ये कितना होगा? तुरंत आप जान गए जब ये 30 है, पूरा 100 है, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर ये वाला थ्योरम आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे? ये पूछा गया है, तो ये 100 है तो ये 80 होगा। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाता है। जब ये 100 अंश है तो कितना हो जाएगा? 80। जब 80 है, ये कितना हो गया? 30 है, तो 8 3 11 हो गया। बच्चा कितना? तो आप तुरंत कितना बताओगे? 70 अंश। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को जान लिए होंगे। भैया आपको अच्छे अच्छे थ्योरम को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज के केंद्रों के बारे में बता देते हैं। प्यारे बच्चों, त्रिभुज के केंद्र में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला केंद्र होगा जिसका नाम होता है केंद्रक। पहला कौन सा केंद्र है? जिसका नाम होगा केंद्रक। और दूसरा कौन सा केंद्र है? जिसका नाम है लंब केंद्र। जिसका कौन सा नाम है? लंब केंद्र। और अगला कौन सा केंद्र है? अंतः केंद्र। और अगला कौन सा केंद्र है? परिकेंद्र। देखो, इन सारे चीज़ों को हम एक साथ क्यों बता रहे हैं? बात ये भी आ गई कि आप सोचेंगे एक साथ ही क्यों बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, एक साथ बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आप एक साथ कंपैरिजन कर लीजिए, सब में कंपेयर करके पढ़िए और जान लीजिए त्रिभुज के चारों केंद्र होते कहाँ और कौन से त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, अगर हम बात करें केंद्रक की, तो प्यारे बच्चों केंद्रक क्या होता है और केंद्रक बनता कैसे है, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो केंद्रक जानने से पहले आपको क्या जानना होगा? माध्यिका। क्या जानना होगा? माध्यिका। अब ये माध्यिका क्या होता है? तो कोई भी त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज XYZ, कोई भी त्रिभुज हो गया, इसके शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा, इसका जो AB है, AB को माप लो। अगर पूरा 8 है तो 4 सेंटीमीटर पे क्या लगा दीजिए? निशान लगा दीजिए। मतलब इस भुजा के आधे पर
और सम्मुख भुज शीर्ष से क्या है, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। एक बार आप लोग बोलिए, मन में बोलिए प्रश्न, माध्यिका की परिभाषा। तो कहोगे शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं और तीनों माध्यिकाओं का जो प्रच्छेदित बिंदु होता है, तीनों माध्यिकाओं का प्रच्छेदित बिंदु ही क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे तीनों माध्यिकाओं का प्रच्छेदित बिंदु ही केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। आपने एक साथ 2 चीजें जाना। क्या क्या जाना, सबसे पहले आपने जाना माध्यिका क्या होती है, फिर आपने जाना केंद्रक क्या होता है। तो बच्चों माध्यिका क्या होती है, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और अगला पॉइंट आप क्या जाने कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। इसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने आप नोट्स में लिख डालिएगा। चलिए, नामकरण कर दिया ABC और केंद्रक को हम हमेशा G से लिखते हैं। और दूसरी एक बहुत खास बात है, पहली बात यह है कि जो माध्यिका होती है ना, ये माध्यिका हमेशा त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब जैसे अगर मान लेते एक त्रिभुज हम कोई दूसरा बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाया और इसकी ये माध्यिका है, इसकी ये माध्यिका जो है मान लेते ABCD, तो यहाँ त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अर्थात माध्यिका त्रिभुज में 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। इतनी बात आप समझ गए। अगली पॉइंट क्या होती है, और जो केंद्रक होता है ना, ये माध्यिका को अगर पूछा जाए केंद्रक, अगर यहाँ रेशियो पूछा जाए AG अनुपाते GD का, यहाँ लिखोगे 2:1। इसका मतलब जो माध्यिका होती है हमेशा, जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर हुआ कि यानी जो आपका केंद्रक है ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करने का आशय हो गया बच्चों कि अगर ये पूरा 4 है तो उसका आधा 2 होगा, ये पूरा 8 है तो इसका आधा 4 होगा, ये 6 है तो ये 3 होगा। समझ में आया। हमेशा बड़ा वाला खंड का मान कितना होगा, 2 होगा, तो छोटे वाले का 1 होगा। ये हो गई आपके माध्यिका और केंद्रक की बातें। और आप इतनी बातों को अच्छे से जान लिए, माध्यिका क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, नोट कर डालिएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों लंब केंद्र की तरफ। लंब केंद्र क्या होता है, तो आप सीधा से बताएंगे कि वहां पर सम्मुख भुजा, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पे डाली गई या मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। लेकिन शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। दोनों में अंतर समझ में आया। इसमें मध्य पर होना जरूरी है और इसमें लंब होना जरूरी है। क्लियर हो गया। माध्यिका में मध्य होना जरूरी है, लंब क्या है, शीर्ष लंब, लंब केंद्र में लंब होना जरूरी है। और इसी रेखा को कहेंगे शीर्ष लंब। इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बात हम ये करेंगे, यहाँ पर अगर हम शीर्ष लंब डालें तो इस पर ये शीर्ष लंब बनेगा और इस पर ये बनेगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, यही आपका बन जाएगा बच्चों लंब केंद्र। इतनी बात समझ में आई सबको। लंब केंद्र जान गए। आपसे कोई पूछे लंब केंद्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे शीर्ष लंब का प्रच्छेदित बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अब बात करेंगे बच्चों अंतः केंद्र पर। तो आप देख लिए होंगे सबसे पहले अंतः केंद्र के बारे में कि ये बनता कैसे, तो आप बताएंगे ये जो बनता है कोणार्धक से। किससे बनता है, कोणार्धक से। अब कोणार्धक क्या हो गया, इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये लिखा जाएगा कोण प्लस अर्धक। भाई कोण प्लस अर्धक तभी तो होगा कोणार्धक। तो प्रत्येक, इसका मतलब हुआ प्रत्येक कोण का आधा। जितनी कोण आप देख रहे हैं प्रत्येक कोण का आधा करने के बाद, जो प्रत्येक कोण को आधा करने वाली रेखा होती है, ये जा करके जिस बिंदु पर मिलेगी, ये जाकर जिस बिंदु पर मिलेगी, इसी बिंदु का नाम है अंतः केंद्र। तो बच्चों अंतः केंद्र समझ में आ गया। अंतः केंद्र कैसे बनता है, तो क्या बताओगे, कोणार्धक का प्रच्छेदित बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। इतनी बातें आपने अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लिए होंगे। तो आप तो जान गए यहाँ तक अंतः केंद्र के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे अंतः केंद्र होता क्या है।
तो आप सबसे पहले कहेंगे जो अंतः केंद्र होता है ये ऐसा एक कोई वृत्त बनाइए। कैसा वृत्त बनाइए? ऐसा वृत्त बनाइए जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को छूता हुआ निकल जाए। ऐसा कोई वृत्त जो त्रिभुज की भुजाओं को छूता हुआ निकल जाए और उसी का केंद्र ही अंतः केंद्र कहलाता है, जो कि भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अंतः केंद्र के बारे में पूछा जाए क्या बताओगे? कि अंतः केंद्र सदियों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? प्यारे बच्चों, अंतः केंद्र के बारे में जान गए। यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से मजा आया होगा। मजा आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं। परिकेंद्र भी इसी प्रकार आपको बता देते हैं। परिकेंद्र क्या होता है, किससे बनता है? तो इसको लिखिए लंबार्धक। नाम पर ध्यान दीजिएगा, किससे बनता है? लंबार्धक। ये लंबार्धक क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करिए तो आप कहेंगे लंब प्लस अर्धक। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अर्थात बच्चों इसमें एक खास बात समझ में आई। पहली उस बात क्या है कि यहाँ पर आपने देखा ये रेखा आधी होनी चाहिए, आधे पर होने चाहिए। यहाँ आपने देखा लंब होना चाहिए, इसमें आधे पर होना चाहिए, इसमें लंब होना चाहिए, लेकिन इसमें लंब प्लस आधा दोनों होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अब ये लंब भी होना चाहिए, आधा भी होना चाहिए। इसके लिए क्या है? ये लंब प्लस आधा। तो चलिए पहले आधे पर निशान लगाइए, प्रत्येक के आधे पर निशान लगा लीजिए और आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। और इसी का नाम है लंबार्धक। इसी को हम क्या कहेंगे? लंबार्धक। और इन्हीं का कटान बिंदु क्या कहलाएगा? कहोगे परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। इतनी बात समझ में आया? अगर कोई आपसे पूछे परिकेंद्र कैसे बनता है तो आप कहोगे लंबार्धक का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। और बच्चों इन सब पे प्रश्न अच्छी अच्छी जगहों पे आता है, ये मत सोचिएगा ये कहाँ मिलेगा। ये जान लीजिए आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि शीर्ष लंबों का कटान बिंदु या प्रच्छेदित बिंदु क्या कहलाता है, तुरंत बताना लंब केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपने जान लिया परिकेंद्र में क्या जाना, लंबार्धक का प्रच्छेदित बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। और लंबार्धक क्या होता है? प्रत्येक भुजा का आधा करने पर लंब डालने पर जहां लंब मिलता है उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र के बारे में एक दो पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि परिकेंद्र जो होता है सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसका मतलब कैसे? पहले तो जानिए परिकेंद्र होता कैसे है। तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा परिवृत्त। प्यारे बच्चों परिवृत्त क्या होता है? एक परिवृत्त उसे कहते हैं एक ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्षों को छूता हुआ निकल जाए। जो किसी त्रिभुज के शीर्षों को छूता हुआ निकल जाए, इसी वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। और इसी की त्रिज्या को परिवृत्त की त्रिज्या कहलाता है। और जो ये आपका परिकेंद्र होता है हमेशा शीर्षों से समान दूरी पर होता है। यहाँ से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहाँ से होगी, उतनी दूरी यहाँ से होगी। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जब सही फिगर बनाओगे ना तो सब आपको पता चलेगा। ये दूरी आपकी बराबर होगी। अर्थात ए बी सी हो गया, ये आपका हो गया डी ई, ये हो गया एफ, इसको हम चलिए नाम दे दिए जी। तो यहाँ अगर हम बात करें ए जी बराबर बी जी बराबर जी सी। इतनी पॉइंट बच्चों समझ में आया? आपने क्या क्या सीख लिया? आपने सीख लिया लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और क्या सीख लिया आपने? केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं आपने अच्छे सीखा। लंब केंद्र किसे कहते हैं सीखा। अंतः केंद्र और परिकेंद्र सीख लिए। अब बच्चों इस पर हम चलते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न पूछे गए विगत वर्षों में आपको उसको जवाब देना है। तो बच्चों अब देखिए हमने जितना आपको बताया केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, इस पर बनने वाला प्रश्न जो आप प्रैक्टिस करोगे कॉपी में नोट करोगे। इतनी बात करिए। पहला प्रश्न पूछता है बच्चों, अगर हम आपसे पूछे भुजाओं से समान दूरी पर होता है। चलिए पहला प्रश्न, भुजाओं से समान दूरी पर होता है त्रिभुज का प्रिंटेड नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम ओशियन क्लासेज अयोध्या।
आप सब्सक्राइब करिए और आपको उस पर हम त्रिभुज के पीडीएफ को जरूर सेंड करेंगे। भुजाओं से समान दूरी पर होता, पहला आपसे पूछ लिया केंद्रक, दूसरा पूछ लिया लंब केंद्र। आप पिछला कॉपी में मत देखिएगा, आप बताइए लंब केंद्र, अंता केंद्र, परिकेंद्र। चलिए अगला जवाब है आपका चौथा ऑप्शन है परिकेंद्र। आपको बच्चों इसका जवाब देना है। बताइए भुजाओं से समान दूरी पर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर कि भुजाओं से समान दूरी पर क्या होता है, अंता केंद्र होता है। अगला प्रश्न आपका हम बना रहे हैं, ऑप्शन यही रहेगा। प्रश्न नंबर 2, अगर आपसे पूछे, एक बार पीसीएस में आया प्रश्न है, हम आपको बोलने चल रहे हैं कि 3 गांव थे और आप मान लीजिए मजिस्ट्रेट हैं आप, और उसके बाद 3 गांव है, आप ऐसे गांव में जाते हैं जो तीनों गांव के बीच में आप खड़े हैं, कहीं भी खड़े हो, और तीनों गांव में एक कुएं की ज़रूरत है और तीनों गांव वाले कुएं की डिमांड करें, आपके पास कुओं की लगाने की संख्या केवल 1 है, कुआं बनवाने की संख्या आपके पास 1 है। आप उस कुएं को कहाँ लगाओगे, उन तीनों गांव के कहाँ पर लगाओगे जो तीनों गांव से समान दूरी पर हो, ताकि सभी गांव वालों को ऐसा लगे कि आप किसी का फेवर नहीं कर रहे। तो बताइए कहाँ पर लगाएंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 गांव दूर दूर है, मान लीजिए गांव ए है, गांव बी है, गांव सी है, और आप मजिस्ट्रेट है, बताइए कुआं लगाने के, यानी कुआं खोदने का आप कहाँ परमिशन देंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये जो त्रिभुजाकार बन रहा है इसके परिकेंद्र पर, कहाँ दोगे, इसके परिकेंद्र पर दोगे, क्योंकि परिकेंद्र क्या होता है, कहाँ समान दूरी पर होता है, शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इतनी बात समझ में आई, तो लिख दीजिए शीर्षों से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। तो जवाब में चारों ऑप्शन में से बोलिए कौन सा होगा, तुरंत आप बताओगे। शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो बच्चों आप जवाब दीजिए चारों ऑप्शन में से। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा परिकेंद्र। इतनी बात आप समझ लिए कि नहीं समझ पाए। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। तीसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा त्रिभुज है, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। कौन सा है, इसका सही जवाब दोगे आप समबाहु त्रिभुज। अभी हम आगे त्रिभुज के अगले वीडियो में बताएंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज में चाहे हम आपसे कहें इसकी माध्यिका खींचो, चाहे शीर्ष लंब खींचो, चाहे कोणार्धक खींचो और चाहे लंबार्धक खींचो, सब एक ही रेखा होती है। अर्थात इसी रेखा को चाहे आप माध्यिका कहिए चाहे लंब, देखिए माध्यिका भी है, मध्य पर है, लंब भी है, कोणार्धक भी है, लंबार्धक भी है। अर्थात इसको चाहे जो कहिए सब सही है। ऐसे कंडीशन में इसके चारों केंद्र क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज है, तो आप जवाब दोगे समबाहु त्रिभुज है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बन गया, आगे अगला प्रश्न बना कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। चलिए आप बना के दिखाइए, सब लोग कमेंट भी करते रहिए। मजा आ रहा हो तो बिल्कुल आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी टीम आपके बीच में लाएंगे। तो चलिए बताइए समकोण त्रिभुज का पहला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का चलिए बताइए परिकेंद्र क्या लिखा हुआ है, परिकेंद्र कहाँ होता है। परिकेंद्र होता है, दूसरा समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र कहाँ होता है, आप बना के दिखाइए। सब लोग ऑप्शन नहीं देंगे, आपको बताना है सीधा समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा। तो देखिए जब परिकेंद्र बनाना हो तो एक समकोण त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है।
चलिए कोई त्रिभुज मैंने बना दिया जिसका नाम है ABC, इसका परिकेंद्र कहाँ होगा? आप देखिए परिकेंद्र कैसे बनता है, तो लंबार्धक से कैसे बनता है बच्चों? लंबार्धक से। लंबार्धक क्या कहलाता है? सभी भुजाओं के मध्य बिंदु पे डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? लंबार्धक कहलाता है। जहाँ कट जाता है उसी को परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को परिकेंद्र कहा जाता है। अर्थात क्या होता है? लंबार्धक का परिच्छेदित बिंदु ही आपका क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। और कहाँ बन गया परिकेंद्र? तो आप कहेंगे कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो बच्चों यहाँ जवाब क्या दोगे आप कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। कर्ण के कहाँ पर? मध्य बिंदु पर। इसीलिए एक पॉइंट आप नोट करना चाहो, नोट कर लीजिए। परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होती है? परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवृत्त की त्रिज्या तो हमेशा इसको बताओगे कर्ण की आधी होती है। किसकी आधी होती है? कर्ण की आधी। काहे कर्ण की आधी हुई? क्योंकि आपने देखा ये क्या जो परिकेंद्र बना हुआ है, जब इस पर हम ऐसे परिवृत्त ड्रा करेंगे, जो आपका परिवृत्त बनेगा बच्चों, और इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी यही तो होगी, यही तो होगी इसकी त्रिज्या, जो कि कर्ण की आधी है कि नहीं है? तो बिल्कुल आधी है। ऐसे कंडीशन में आपने सीख लिया। अब आगे चलते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है? तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र, देखिए लंब केंद्र समकोण त्रिभुज बना दिया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। लंब केंद्र क्या होता है? सभी शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो लंब तो यही पड़ेगा ना, यही ऑलरेडी एक दूसरे पर लंब है। तो ऐसे कंडीशन में इसका कहाँ बन गया? तो ये आप लिख दीजिए इसका लंब केंद्र हो गया। तो कहाँ हो गया? आप लिखेंगे समकोणीय बिंदु पर हो गया। कहाँ हो गया? समकोणीय बिंदु पर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों पूछा जाता है कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? तो अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ये आपका होमवर्क है कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। लिख लीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, लास्ट में फीडबैक जरूर दिया करिए। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? आपको ये बना करके और दिखा करके आपको कमेंट भी करना है कि यहीं पर होता है। और जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, सभी पर कहीं पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। ये आपका होमवर्क है। ऑप्शन है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, भुजाओं पर, या फिर ऐसे ऐसे करके ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। आपको इनमें से जवाब देने होंगे। तो बच्चों ये तो आपका जितना भी ये वीडियो था आपका त्रिभुज के केंद्रक पर आधारित था। आगे हम चलते हैं त्रिभुज पर, इसके आगे नेक्स्ट टाइप पर।